बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जब बात की जाती है आसानियाँ बांटने की, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, तो आप दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। जो मेरे सामने अभी कोविड की सिचुएशन है, अगर गुज़िश्ता 24 घंटे के फिगर्स हम डिस्कस करें, 13 शहरी एक ही दिन में ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और 263 यानी 263 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद मतवातर बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि लोग कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आई एम सॉरी टू से बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने SOPs फॉलो करने हैं या नहीं करने। तो उसका खमियाजा जो है हम भुगत भी रहे हैं। हमें हर रोज़ केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए, दीगर लोगों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, दफातर या जहां आप अपने कामों को जाते हैं, उन लोगों के लिए भी आप मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। आपके बच्चों ने भी स्कूल जाना है आगे से, तो अगर आप ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे तो बच्चे घर में बड़ों को ही फॉलो करेंगे। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, ताकि आप सूरत हाल को खुद ब खुद समझ कर कंट्रोल कर सकें। फिलहाल आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं आज मौसम कैसा है। जी, तो हमारे साथ खुशबू अफजाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त शहर लाहौर का मौसम बाहर का कैसा है। खुशबू बताइए, सुबह धुंध अच्छी खासी थी और अभी भी हम देख रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का ही राज था। तो मौसम की इस वक्त सूरत हाल क्या है और 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? बारिश के इम्कानात हैं या नहीं? जी बिल्कुल आना, अगर बात की जाए बागात के शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो मैं आपको बताती चलूं कि आसमान पर बादलों का बसेरा है। ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासब 75% रिकॉर्ड किया गया है और हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से हद निगाह में वाज़ेह तौर पर कमी आई। दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आमदोरफ्त जो थी वो सुस्त रवि का शिकार रही। जबकि साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आज दिन भर बादलों और सूरज की आंख मिचौली जारी रहेगी। ठीक है खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और मौसम इस वक्त कैसा है, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, खुशबू ने हमें बताया। शहर का मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। आज की लीड स्टोरी हमारे पास है जी। पहली खबर, 5 मनसूबों के लिए 9 अरब दरकार, महकमा खजाना का LDA को इनकार। और बहुत बड़ा मसला, शहर में ट्रैफिक का इज़्दिहाम, पैदल चलने वालों के लिए सड़कें मखसूस करने का प्लान। LDA का बेहंगम कमर्शलाइजेशन रोकने के लिए 1 वे या पेडिस्ट्रियन पर गौर। इंसेंटिव अलाउंस के नाम पर सीनियर अफसरान की तनख्वाहों में 150% इजाफा। और इसके बाद जी अगली खबर हमारे पास है, आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम 70 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चले आप? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ तो हम चलेंगे, लेकिन मैंने कोविड की सिचुएशन डिस्कस की है। आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि फील्ड में जाते हैं और फिर जिन जिन महकमों को आप कवर करते हैं वहाँ की सिचुएशन भी आप बताते रहते हैं। सरकारी इदारे हैं और वहाँ पर भी उस तरह से SOPs फॉलो नहीं हो रहे और हम देख रहे हैं केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों ऐसा है? ना हुकूमती रवैया संजीदा है? मेरा ख्याल है कि पहले आपको हमारे ऑफिस में भी याद है कि हम कितना कंटिन्यूसली इसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और हम पहले खुद भी, अच्छा वो अभी भी हो रहे हैं? अभी भी हो रहे हैं। और हम पहले खुद चीज तंग थे कि यार क्या हर दूसरे दिन टेस्ट होता है, लेकिन इसका इतना बड़ा फायदा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सुकून में है, पीस ऑफ माइंड में है। अच्छा, वो जो एक डर था, मुझे खुद बहुत डर लगता था टेस्ट नहीं कराना, टेस्ट के नाम पर डर लगने लगा। और किसी के पास जाते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और हर स्क्रीनिंग हमारी हफ्ते में 2-2, 3-3 मरतबा की जो प्रैक्टिस हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाहौर शहर में
सरकारी और गैर सरकारी 1 या 2 ऐसे इदारे होंगे जिसके अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। एक्चुअली आपका होना यही चाहिए, जहां पे लोगों का आना जाना मेल जोल हो, जहां पे लोग फील्ड में जाते हो, पब्लिक डीलिंग हो, उसके अंदर प्रॉपर आपको वीकली कम से कम हफ्ते में 1 दफा टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुकूमत पंजाब का ये जो खास तौर पे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। आपके टेस्ट लेने के लिए उनकी टीमें मोबिलाइज हैं और उनके जो टेस्ट है वो बहुत ऑथेंटिक टेस्ट हैं। और हम प्राइवेट के बजाय हम खुद प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट के उस पर टेस्ट करवाएं। कोई परेशानी भी नहीं है, आप टेस्ट के लिए जाते हैं, आपका टेस्ट भी फौरन हो जाता है। अब तो वो रेगुलराइज चीज भी हो गई है, लेकिन फिर वही बात है कि पहले आपकी टेस्ट कैपेसिटी नहीं थी शुरू में, फिर लोगों ने उस चीज को बड़ा नेगेटिव लिया और लोग उससे घबराना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए कि टेस्ट पता नहीं क्या होगा, हमें कोरोना हो गया, तो ज़हनी तौर पे वो इस चीज का शिकार हो गए, परेशानी का। अब तो चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, टेस्ट इजीली हो रहे हैं। उसके बाद आपको जो बेहतरी आ रही है आपकी इस टेस्टिंग कैपेसिटी में बहुत हद तक अच्छा हो चुका है, रेट बहुत ऊपर जा रहा है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हल्की सी तबीयत भी अगर खराब होती है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, फौरन मशवरा करके टेस्ट कंडक्ट। अच्छा, एक और चीज जो मेरे ज़हन में भी आई और मैंने एक्चुअली लोगों को इस बारे में डिस्कस करते हुए सुना कि अब जब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं तो अब हमें टेस्ट फैसिलिटी को आम करने के साथ साथ इसको मुफ्त भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग अभी भी इस वजह से नहीं टेस्ट करा सकते क्योंकि फीस इसकी बहुत ज्यादा है और सभी लोग प्राइवेट टेस्ट कराने की सकत भी नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो स्टेज आ जानी चाहिए कि या तो आपको कीमत कम कर देनी चाहिए या फिर आपको फ्री कर देना चाहिए। देखिए, आप 90 रुपए में डेंगू टेस्ट करते थे, शुरू में तो बहुत महंगा था, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर आपने उसको 90 रुपए सरकारी अस्पतालों में और इसी तरह आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उस 90 रुपए की कीमत को आपने 100% इंश्योर किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब आप उस टेस्ट की जो एक्चुअल जो किट की प्राइस है, जो आपको बाहर से आ रही है, चाइना से आ रही है, कहीं और से आ रही है, उसकी प्राइस के तहत ही उस टेस्ट को फिक्स करना चाहिए। और अगर सरकार आवाम की बेहतरी के लिए समझती है तो उनको उसको सब्सिडाइज करना चाहिए टेस्ट को, ताकि एक बंदा फ्री पीस ऑफ माइंड के साथ जाए और जिसका जेब इजाजत नहीं देती वो जाके टेस्ट करवा ले और उसका टेस्ट मुफ्त हो रहा है। डोनेशंस के तहत हो रहे हैं। जिना हॉस्पिटल में आपको पता है कि गौहर एजाज फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा रही है और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लेकिन आखिर ये 1-2 बंदों की जिम्मेदारी तो नहीं है, बाकी डोनर्स भी सरकारी अस्पतालों को अडॉप्ट करें, आगे चलें। सरकार उसमें जितना अपना सब्सिडाइज चिपिंग कर सकती है उसमें वो करे और फिर इस चीज को लेके आगे चलना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा इसके तशखीसी अमल से गुजरेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा और वही एक चीज है कि और लोगों को बचाएगी। जरूरी नहीं है कि एक गैदरिंग में आप बैठे हैं तो 8 लोग बैठे हैं तो 8 के 8 लोगों में से एक इन्फेक्टेड है तो 8 के 8 हो जाए। हो सकता है कि एक जो इन्फेक्टेड था उसने अपने आप को डायग्नोज किया और साइड पे करके बाकियों के टेस्ट जो वो क्लियर हो गए, आगे इसको मुंतकिल होने से बचा लिया गया। बिल्कुल, और यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी जिक्र किया कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी इसी तरह से महफूज रख सकते हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर की तरफ भी हमें जाना है, लेकिन फिलहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर हमारे पास ये है जी, 5 मंसूबों के लिए 9 अरब दरकार हैं और महकमा खजाना ने एलडीए को इनकार कर दिया है। ये 5 मंसूबे हैं जिनके लिए फंड्स देने से इनकार किया गया है। दुराने आप कौन कौन से मंसूबे हैं और अब अगर फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा इन मंसूबों का? देखिए जी, ये अब आपकी ब्यूरोक्रेसी और जो अफसरशाही है ना उसका एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है और हम हमेशा हुकूमत को तो इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के वजीर आला को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है अगर कोई अफसर काम नहीं करता और कोई अफसर, कोई महकमा जो है वो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ को लेट डाउन करता है। प्रायोरिटीज़ हुकूमत की क्या है? अब लाहौर शहर की तरक्की का अगर इस गवर्नमेंट ने सोच ही लिया है और पिछले 2 सालों से जो काम रुके हुए थे, फिर दौस मार्ग की लाल शहबाज कलंदर आया, अंडरपास आपने बनाया, उसके बाद आप बाकी जो प्रोजेक्ट्स जिसमें अगर बात करूँ शाकाम फ्लाईओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शेरावाला गेट, उस इलाके की तरक्की का माजी में बहुत ज्यादा सोचा नहीं किया। अब वहां पे हालात अभी भी वहां पर क्या है, बिल्कुल क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर है और एक सिंगल व्हीकलर अंडरपास है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कलमा चौक से फिरोजपुर रोड पे जा रहे हो और गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने जितनी ट्रैफिक जैम होती है उसके लिए एक सिंगल अंडरपास है, बिल्कुल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे लाइनें इतनी तवील होती हैं कि 1-1 किलोमीटर पीछे लाइनें लग जाती हैं। उसके बाद ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको अब वज़ीर आला ने अनाउंस किया, ओवर द डे इसको अप्रूव किया, उसके बाद इसको ना सिर्फ अप्रूव किया बल्कि काबीना कमेटी बराए फाइनेंस से इसके फंड्स अप्रूव करा लिए
12 से 15 अरब रुपए का पूरा लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का एक हिस्सा बना दिया गया। अभी 12 अरब रुपए के लिए अगर इस गवर्नमेंट का ये हाल है, अफसरशाही का ये हाल है, महकमा खजाना का ये हाल है, तो 60 अरब रुपए का जो लाहौर डेवलपमेंट का पैकेज है, अफसरशाही का ये जो रवैया है दुर्रे, आप मुझे बताएं इसकी असल में वजह क्या है? क्यों मतलब आप मुल्क की तरक्की, शहर की तरक्की की तरफ जा रहे हैं और उसमें आड़े आ रही है अफसरशाही की जिद, क्यों है ये? ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। ये देखें आप, ऑरेंज लाइन के डिपॉजिट फंड्स जो मौजूद हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने माना हुआ है कि ये कंट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी है, ये कंट्रैक्टर्स के वो पैसे हैं जो उन्होंने वर्क डन, यानी कि काम होने की जो बाद वसूलियां की जाती हैं उसकी मद में आपने रखे हुए हैं। आप इस 10 अरब को कैसे खर्च कर सकते हैं? आप 10 अरब को खर्च करने का जवाब बना रहे हैं और इस चीज को फोर्स कर रहे हैं कि पहले उनको विड्रॉ करें ताकि ऑरेंज लाइन की जो पेंडिंग लाइबिलिटीज है वो आज के बाद अदा ही ना हो सकें, क्योंकि इतनी सख्त तो है नहीं। आप वो यूटिलाइज कर ले, प्रोजेक्ट जो है उनमें पैसे ये खपा लें, और आप नहीं खपा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने लिख के दिया हुआ है। अब इस पे बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी हैं। और मेरी जब वाइस चेयरमैन एलडी से ये बात हो रही थी कुछ दिन कबल, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ऑरेंज लाइन के फंड्स जो हैं वो मखसूस फंड है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और उसको उसी प्रोजेक्ट में खपाना है। आपके 2 अरब रुपए की पेंडिंग लाइबिलिटीज है कंट्रैक्टर्स को, वो कहां से अदा करेंगे? 1 अरब रुपए का आपकी सिक्योरिटी की मद में पैसे पड़े हैं, जो काम करने के साथ साथ सिक्योरिटी कटती जाती है और वो आपकी अमानत होती है कंट्रैक्टर की। आप 3 अरब रुपए ये निकाल लेते हैं, 3 से 4 अरब रुपए का पेंडिंग वर्क है, छोटे छोटे अलाइड वर्क्स हैं, ऑरेंज लाइन के अभी आपको पता है बहुत सारा फिनिशिंग वर्क होना बाकी है। ये 5-6 अरब रुपए का तो काम पड़ा है, वो कहां से बाद में अदा करेंगे? अच्छा, ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है खबर में कि 10 अरब का कर्ज जो है ऑरेंज ट्रेन का वापस किया जाएगा, उसके बाद जो है अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स के लिए फंड्स दिए जाएंगे। अब ये कब क्लियर होगा और कब फंड्स दिए जाएंगे? मेरा ख्याल है उतनी देर इंतजार करेंगे क्या? अगर टाइम होता ना तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वो वाजिया जजमेंट आपको पढ़ा सकता था, जिसके अंदर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एमडी सप्तान फजल हलीम ने ये लिख के दिया है कि ये तमाम पैसे जो 10 अरब कर्ज लिया गया था, ये अब ऑरेंज लाइन के रेगुलर फंड का हिस्सा बन चुके हैं और ये अब कर्ज नहीं रहा। इसको ऑरेंज लाइन के लिए जो लाइबिलिटीज है, जो हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं, हमने उसके लिए अदा करना है। अब कर्ज वाली तो बात ही नहीं रहेगी। आप नंबर 1 इसको वापस नहीं ले सकते, और नंबर 2 आप ऑरेंज लाइन के अलावा इसको यूटिलाइज करेंगे तो ये इलीगल होगा, और इलीगल अंडरस्टैंडिंग इसकी बड़ी क्लियर है। सही। वजीर आला का काम है, उन्होंने प्रोजेक्ट कंसीव किए, उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए। उन्होंने कहा जी लाहौर शहर में शाकाम चौक, उसके बाद शेरावाला गेट, आपके गुलाब देवी अंडरपास, ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन है, यहाँ पे लोगों की मुश्किलात है और उसको फेस करने, उसको हल होना चाहिए। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव उसने हर तरह से आपको मुआवनत दी, फाइनेंस कमेटी से अप्रूव करा दिया, कैबिनेट कमेटी से अप्रूव करा दिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई। अब किस चीज की परेशानी है? परेशानी है कि जी फंड्स अब हम कहां से दे दें? जी फंड्स आपके पास पंजाब के हैं, फंड्स आपके पास डेवलपमेंट का सेक्टर का तमाम फंड पड़ा है, आपके पास लाहौर का शेयर पड़ा है, आप उसको दें। बिल्कुल ऐसे। अब आप ये कहें जी कि अगर मैंने ये जर्सी लेनी है तो मैं भी अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के, जर्सी आपने मुझे देनी है लेकिन मैंने अपनी तनख्वाह से ही लेनी है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, फंड नहीं अगर मिलते, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स नहीं बनते, एक बड़ा मसला। दूसरी खबर की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूंगी, जो है जी शहर में ट्रैफिक का इज़्दिहाम, पैदल चलने वालों के लिए सड़कें मखसूस करने का प्लान बनाया गया है। सबसे पहले तो टारगेट ये होना चाहिए कि शहर में ट्रैफिक कंट्रोल की जाए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माजी में भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और हमने देखा भी कि अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और फिर उसके साथ साथ सिग्नल फ्री रोड भी किए गए, लेकिन मुश्किल टास्क है जो कि अभी तक हासिल नहीं कर सके। आप मुझे बताएं, ये पैदल चलने वालों के लिए तो हम इसके बाद आएंगे, ये ट्रैफिक कंट्रोल पॉसिबल है दुर्रे नायाब? बहुत मुश्किल है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे शहर में इंक्रोचमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और इंक्रोचमेंट्स सबसे पहली वजह है, गिने चुने रोड है। आप फिरोजपुर रोड चले जाएं, इंक्रोचमेंट से आधी रोड, आप जेल रोड चले जाएं, मुल्तान लिंक रोड चले जाएं, बिल्कुल आप मुल्तान रोड चले जाएं, और अब आप ये पीको रोड चले जाएं, आप उसके बाद जो जिना हॉस्पिटल से यहाँ पे पीको रोड तक आती है, आप फैसल टाउन रोड पे चले जाएं, आप जिस तरफ चले जाएं आप तजावुज़ात में फंस जाते हैं और इसका नुकसान जो होता है, ट्रैफिक का बेहंगम दबाव बढ़ जाता है। आप इशारे पे रुकते हैं, ट्रैफिक इधर उधर से बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि इंक्रोचमेंट से। आप यकीन मानिए, मेरा वर्किंग डेज में भी शालमी जाने का एक दफा चांस हुआ और उसके अलावा मैं संडे को भी गई। वो रोड
कितनी कुशादा है और किस तरह इंक्रोचमेंट की जद में आके वहां से बाइक्स गुजरना मुश्किल हुआ है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब लाहौर शहर में हमारे सुनने वाले और हमारे लाहौरी इस चीज की तस्दीक करेंगे कि बहुत अरसे से पहले तो गाड़ियों को रास्ता नहीं मिलता था, अब तो मोटरसाइकिल वालों को रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल और ट्रैफिक में फंसी हुई मोटरसाइकिलें भी लंबी कतारों में पीछे खड़ी होती हैं, पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद क्या होगा कि आपका सांस लेना महाल हो जाएगा अगर आप बाहर निकलेंगे। आपको ट्रैफिक जो है, क्योंकि ट्रैफिक फंसती है जब खड़ी होती है, आलूदगी होती है, उससे निकलने वाला मुजरे से धुआं जो है वो फिजा में फैलता है। जितनी देर वो खड़ी रहती है आपका फ्यूल, आपकी जो पेट्रोल है उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। इसके मल्टीपल क्वालिटी इंडेक्स हम देख रहे हैं आलूदा तरीन शहरों में हमारा शहर शामिल हो रहा है, सबसे बड़ी वजह भी धुआं छोड़ती गाड़ियां। एग्जैक्टली मल्टीपल असरात हैं। आपने मेट्रो बस बना दी, आपने ऑरेंज लाइन बना दी, आप मुस्तकबिल में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन कहीं पे बॉटलनेक्स बन जाएंगी, कहीं पे इंक्रोचमेंट्स हो जाएगी, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस वाले, आपने देखा अक्सर वो मोबाइल पे गेमें खेलते नजर आते हैं आपको। आपके चौक पे ट्रैफिक फंसी हुई है, एक मोटरसाइकिल पे वो वार्डन बैठा है और वो मोबाइल पे लगा हुआ है, और जब उसने देखा कि लोगों का सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो वो फिर आता है चौक में और ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश करता है। ये भी एक फिनोमिना है, एक माइंड सेट है। ये सारे मुहर्रकात मिला के आपको लाहौर शहर की ट्रैफिक को बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल बना देते हैं कि आप उसको रिजॉल्व कर लें। आप नहीं कर सकते। अब प्लानिंग की हद तक बहुत सारे लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पैदल जा सकते हैं। मिसाल देता हूँ मैं MM आलम रोड की, जहाँ पे वन वे जा सकते हैं। इस पर भी अगर हम बात करें कि आप मेन बुलेवार्ड से आएँ, MM आलम रोड से घुसें, नूरजहां रोड जो लिबर्टी वाली है वहाँ से निकले और लिबर्टी राउंड अबाउट से बाहर हो जाए। अगर आपने सिंगल वे पे ट्रैफिक को रोटेट करना है, रेगुलेट करना है, तो ये भी ऑप्शन पे सोचा जा सकता है। इसी तरह शालमी की बात की कि आने और जाने वालों के लिए भी अलग-अलग से एक आप उसको रोटराइज कर सकते हैं। इसके अलावा हल कोई नहीं है। या फिर दूसरी हल ये है कि आप कुछ औकात में जो ट्रैफिक है उसको कुछ रोड्स पे बंद कर दें, उसके बाद कुछ औकात में खोल दें। लाइक आप 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो पीक आवर शॉपिंग का होता है, शालमी, इचरा, लिबर्टी और MM आलम रोड जैसे मिसाल के तौर पे इलाके दिए, आप वहां पे पूरा पेडेस्ट्राइज कर दे कि जी आप पैदल चलने वाले होंगे, गाड़ियां की दूर पार्क होंगी, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकेगी। उसके बाद आप कुछ घंटों के लिए उसको सिंगल वे कर दें, फिर शाम के बाद जब डिप्रेशन खत्म हो जाता है 10, 11, 12 बजे आप उसको 2 वे कर दें। लेकिन ये तो तब है ना जब हमारी कोई हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, हम पढ़ेंगे और हम बिहेव ऐसे करेंगे कि हम वाकई महज़िब लोग हैं। अगला पॉइंट था जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगी तो प्लानिंग अपनी जगह, मौजूदा ज़मीनी हकाइक अपनी जगह, हमारा एटीट्यूड अपनी जगह, और इन द ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत ज्यादा जगहों पे ब्रिज मॉल रोड पे बना है, जेल रोड पे बना है, लोगों को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। पैदल चलने वाले उस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिना हॉस्पिटल के सामने भी इन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया है, नीचे उनको जंगले लगाने पड़े हैं ताकि लोग जबरदस्ती ब्रिज को इस्तेमाल करके दूसरी तरफ जाए, वरना लोग क्या करते थे, ब्रिज पे नहीं चढ़ते थे, नीचे सड़क क्रॉस करके फिर चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे। तो आप कितना ज्यादा इन चीजों को एनफोर्स करेंगे लोगों को। अब जबरदस्ती एक आखिरी स्टेज पता क्या है, आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ के धकेलेंगे कि आए और ब्रिज चढ़े, बस यहाँ से नहीं जाना। तो हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड तो यहाँ इस हद तक हो चुका है। उसके बाद हम सरकार को भी बुरा भला कह रहे हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस को बुरा भला कह रहे हैं, हमने अथॉरिटीज को भी बुरा भला कहना है, लेकिन हमने ये नहीं देखना हम खुद क्या कर रहे हैं। ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, सड़कों की हमने बात कर ली। एक बहुत बड़ा मसला जो हम आम शाहराहों पर हर रोज देखते हैं, हादसात भी इसकी वजह से होते हैं, वो ये है कि आपको जा बेकारियों की भरमार नजर आती है। होता यह है कि इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से बारहा कहा यह जाता है कि कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन दुर्रे नायाब मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस कार्रवाई का कोई नतीजा हुआ। शहर की कोई अहम शाहराह जहां पर बेकारी नजर ना आ, जैसे ही सिग्नल बंद होता है यहां से बेकारी, वहां से बेकारी। अपनी बीट का बता देता हूँ। मैं LDA जाता हूँ, LDA के बाहर एक बुजुर्ग खातून है, वो जो है ना अब मांगती है और वो इस कदर इरिटेट करती हैं बाजुकात कि वो गाड़ी के आगे आ जाती हैं, लोगों का बाजू पकड़ लेती हैं, रास्ता रोक लेती हैं। ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मेरे सामने ये कार्रवाई की कि उनको उठा के ले गए। पहले उन्होंने सोशल वेलफेयर छोड़ा, वहां से वो वापस आ गई। उसके बाद दोबारा ऑपरेशन हुआ, दोबारा उठा के लेके गए, वो फिर पुलिस के जो स्टेशन में उनको जमा कराया, फिर थोड़े दिन बाद, बल्कि चंद ही घंटों बाद कह सकते हैं, वहां से भी वापस आ गए। अब मल्टीपल अटेम्प्ट आपके पास है क्या? सोशल वेलफेयर, ईदी सेंटर चलें आप कह लें, ओल्ड होम्स कह लें आप, पुलिस कह लें आप, उन पे FIR देने का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर लें, लेकिन एक भिखारी के पास अगर ID कार्ड ही नहीं होगा तो पुलिस क्या करेगी? ये भी एक क्वेश्चन है। आप उस पर पर्चा कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जहाँ पे उनका रोज का मैं
टेंटेटिव पॉइंट जौहर टाउन की बात कर रहा हूँ, एलडी के सामने, क्योंकि अमीर लोग आते हैं ना, प्रॉपर्टी का लेन देन होता है वहाँ पे सब कुछ। तो अगर एक पॉइंट पे 50,000 रुपये अगर एक बुजुर्ग भिखारी खातून कमा रही है तो वो कैसे ये पॉइंट छोड़ेगी? बिल्कुल, उसको तो हर किस्म के भी जो भी जतन करने पड़े वो करके आ जाएगी। फिर भिखारियों के बड़े ड्रामे होते हैं कि पुलिस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको पकड़ने आती है तो उनको मौके पे कोई दिल के दौरे का एक अटैक हो जाता है, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, तो जो टीमें होती हैं उनके हाथों फूल जाते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं। और जब पुलिस सख्ती से या कोई और ऑपरेशन होता है तो बाज़-औक़ात वो इन भिखारियों को उठा के जबरदस्ती लेके जाते, जो मजदूर भिखारी होता है वो भागने लग पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे वाकयात भी देखे हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। ये एक कॉन्सेप्ट है और इसको हमें ही इनको भीख ना दे के रोकना पड़ेगा। हमें मुस्तहिक लोगों के लिए, वाइट कॉलर जो फैमिलीज हैं उनके लिए उनको डोनेशंस देनी होगी। हमें इस तरह के, लेकिन अगेन इस पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मुतहरिक होना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपने एक दफा काम किया, कार्रवाई की, उसके बाद अगर आप भूल गए हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। कमिश्नर साहब ने कहा जी कि हम 2 से 3 रोड्स को भिखारी फ्री रोड्स बना देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात वही है कि एक दफा ऑपरेशन हो जाएगा, 2 दफा हो जाएगा, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली एक एंटी बैगरी स्क्वाड होना चाहिए जो हर वक्त रोटेशन में। बिल्कुल, और ये तजावुजात के सिलसिले में भी हम बात करते रहते हैं। ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपको टाइम टू टाइम सरप्राइज ऑपरेशन करने हैं ताकि आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अहम खबरें हैं मेरे पास जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अगली खबर की तरफ जाएंगे। ये जो खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जो रोड के मसाइल शुरू हुए, जहां पर ट्रैफिक की हमने बात की, पैदल चलने वालों की बात की, भिखारियों की बात की, अब एक और चीज, एक बड़ा मसला शहर का जो हमें जा बजा नजर आ रहा है, गंदगी, कचरे के ढेर हर तरफ नजर आ रहे हैं। मेन शाहराहों पर, जो कि कभी मॉडल शाहराहें कहा जाता था, जिनकी कभी मिसालें दी जाती थी, वहां पर भी कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं और इससे शहरी परेशान है, क्योंकि ताफुन और बदबू भी अब फैल रही है। क्या कहेंगे दुर्रे? देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने मियां असलम इकबाल साहब जो सूबाई वज़ीर है, उनकी जिम्मेदारी अब लगाई है कि वो निगरान होंगे और लाहौर में जो कूड़े के उठाने की और सफाई की जो जिम्मेदारी होगी उस पूरी मुहिम की निगरानी करके डेली रिपोर्ट करेंगे, डेली फील्ड विजिट करेंगे। 2 दिन से तो खैर मैं भी कवर कर रहा हूँ कि वो फील्ड में जा रहे हैं और एमडी जो सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उनको भी साथ लेके मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। कल रात भी उन्होंने दौरा किया। ये चीजें हम सुन भी रहे हैं दुर्रे ने, आप दिखा भी रहे हैं, क्या कैपेसिटी कम है? मेरा ख्याल है कि जिस तरह आज मियां साहब ने खुद दौरा किया और उसमें उन्होंने देखा है कि बहुत सारी मशीनरी तो वर्कशॉप्स पे खड़ी है, बहुत सारी खराब है, किसी के टायर पंचर है, किसी की बैटरी नहीं है, किसी के अंदर और इश्यूज हैं। जब आपकी 100% मशीनरी ऑपरेशनल ही नहीं होगी, वो फील्ड में ही नहीं होंगी, तो आप पेटी कंट्रैक्टर्स जो आपने ठेके पे मशीनरी ली है उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं? आपकी टनेज जो है वो 18 से 20,000 टन हो जो बैकलॉग में पड़ी हो, और डेली आपने 5,000 टन कूड़ा उठाने का हदफ मुकर्रर किया हो, तो किस तरह पॉसिबल है? बिल्कुल सही। ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि 20,000 टन इस वक्त सड़कों पे बैकलॉग है, आप 5,000 डेली उठा के कहते हैं जी कि हम इसको इतने दिन में क्लियर कर लेंगे। पहले 24 दिसंबर की डेट हुई, आप नहीं कर सके, फिर आपने 31 दिसंबर की डेट दी, आप नहीं कर सके। अब मियां असलम इकबाल साहब ने कहा जी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम इसको हर सूरत क्लियर करके यकीनी बनाएंगे और आधे खर्चे में करेंगे। लेकिन आधे खर्चे की बात तो चले माजरा के साथ तभी है ना कि जब आप इसको पूरा कर सके। महीना हो गया, आप यकीन माने लोग तो ये कह रहे हैं कि जेब से पैसे देने को तैयार है, शहर साफ कर दे। अब महीना हो गया है कि लोग कहते हैं जी कि आप ये आधा खर्च हमसे ले लें, जो आप आधा खर्च कम करने का वेविला मचा रहे हैं, लेकिन अब लाहौर शहर साफ कर दें। इंसान बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपनी वो 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त की रोटी खा सकता है, वो बहुत सारी चीजों पे जो है वो किफायत शारी इख्तियार कर सकता है, लेकिन कूड़ा एक ऐसा अमल है बिल्कुल कि सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। घर के अंदर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर कूड़ा पड़ा हो और आप वहीं पे सो रहे हो, वहीं पे खा रहे हो, वहीं पे बैठे हो, वहीं पे मेहमान आ रहे हो? पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपके लाहौर शहर के मेन शाहराहों को तो चलें जिस तरह जैसे तैसे करके थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, लेकिन अंदरून शहर की ये हालत है, अंदरून गलियों की ये हालत है। किसी भी इलाके में चले जाएं, उसके अंदरूनी गलियों की वो हालत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम रोज टीवी पे दिखाते हैं, हमारे 4-4, 5-5, 6-6 इलाकों की हेडलाइंस होती हैं
कि हम ये नहीं है कि सिर्फ एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हम गुलबर्ग की अंदरूनी गलियों अच्छा, मुझे ये बताइए सफाई किन बुनियादों पर की जा रही है? क्या इलाके कैटेगराइज किए गए हैं, कुछ तरजीहात में इलाके शामिल हैं जहां पर, और दूसरा अगर शहरी परेशान गंदगी और ताफुन से हैं तो कोई हेल्पलाइन, कोई दाद रसी के लिए कहीं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए जी, सारी जगहों पे सारे इंतजाम मौजूद है, इनकी लाहौर वेस्ट की हेल्पलाइन भी मौजूद है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। आप कंप्लेंट करके दर्ज करा के बैठ जाते हैं और बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उसके बाद आप मैनुअली जाके लोगों को कहते रहते हैं, कोई हालत नहीं होती। आप इतनी कर देते हैं कि अपने घर से उठाते हैं, गली से निकलते हैं, जहाँ पे कूड़े का कंटेनर पड़ा होता है उसके करीब कूड़ा फेंक देते हैं। 10-10 दिन लोग कूड़ा उठाने नहीं आते। जो आपके कंटेनर अगर वो साफ हो जाते हैं तो कंटेनर से उठा के ले जाते हैं साफ करके, बाकी इर्द गिर्द जो बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में कूड़ा पड़ा होता है आप वो नहीं उठाते। तो इतने मल्टीपल इश्यूज हैं, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इश्यूज हैं, जिम्मेदारी इसको उस तरह से नहीं ले रहे जिस तरह से ली जाती है। मैं एक इसकी मिसाल ये भी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा मसाइल वासा को भी पिछले सालों में रहे हैं। पानी जो है पूरे शहर से कहीं नहीं निकलता था। लक्ष्मी चौक में मैं पूरा दिन खड़ा होता था कि यार, लेकिन वहां से लोग भागते तो नहीं थे। वहां पे ये तो नहीं होता था कि जब तक पानी नहीं निकलता था तो एमडी वासा जो है वो जाके घर में सो जाते थे, ये नहीं होता था। सुबह दोपहर शाम हर अफसर आ रहा है, हर अफसर जा रहा है, वहां पे जो भी हो रहा है पानी को निकालने के लिए एक्स्ट्रा जनरेटर लगा के डिस्पोजल डबल स्पीड से चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती थी और इन द एंड ऑफ टाइम शाम को मीडिया के कहते थे कि यहाँ पे देखें जी 6 फुट पानी खड़ा था, 5 फुट खड़ा था, 4 फुट खड़ा था। लक्ष्मी चौक में लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता था, लेकिन हमने क्लियर कर दिया। हम तो उस पर तनकीद क्या करते थे कि देखें जी 8 घंटे बाद इन्होंने पानी किया, लेकिन क्लियर हो जाता था, पॉसिबल तो बना दिया। सफाई के ये हालात है कि आज 15 दिन हो गए हैं, हम तनकीद भी कर चुके हैं, हम उस पर उनको सपोर्ट भी कर चुके हैं, हम उनके मसाइल भी उजागर कर चुके हैं। जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सीईओ लाहौर वेस्ट कंपनी, बाकी लोग, हम उनको बराह रास्त दिखा के थक चुके हैं, उनके तमाम उज़र जवाब पेश करके। इस स्टैंड पे आकर जब मामलात संभाल भी लिए हैं, काम हम देख रहे हैं शहर में किया भी जा रहा है, तो अभी ये जो काम सुस्त रवि का शिकार है, व्हाट डू यू थिंक? कि नाकिस प्लानिंग हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से चीजों का पता नहीं है या प्लान नहीं किया जा रहा है? एग्जैक्टली, अगर आपको पता लगे कि 10 दिन बाद आपको एक सहूलत थी गाड़ी की मिसाल के तौर पे और 10 दिन बाद वो नहीं रहेगी, तो आप लाहौर में ट्रेवल कैसे करेंगी? आपने कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेट अरेंज करना होगा, या आप कोई टैक्सी, उबर, क्रीम, रेंट पे जो गाड़ियां चलती हैं वो ले लेंगी, या आप कोई प्राइवेट गाड़ी हायर कर लेंगे या नई खरीद लेंगी। 3-4 मल्टीपल प्लान है। जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पता था कि जनवरी 2020 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, 3-3 महीने की एक्सटेंशन दे के इलीगल एक्सटेंशनों से हमने उसको दिसंबर तक चलाया, 31 दिसंबर 2020 के बाद वो भी सहूलत नहीं रही, तो किसी ने तो टेंडर करना था, किसी ने तो जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि नया कॉन्ट्रैक्ट करते। ठीक है, टर्किश कंपनियां चलेगी, मान लिया बहुत महंगी थी, मान लिया कि जी लूट लिया, हमने हर चीज एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आपने क्या किया? आप साल भर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना गवारा ही नहीं किया। जो कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की वो फ्लॉप हो गया, रेट्स ऐसे थे कि आपको समझ ही नहीं आई। आप सिर्फ एक चीज को एक अना का मसला बना लिया कि अगर एक सर्विस 100 रुपए में दी जा रही है तो हम वो 25 रुपए में दे के दिखाएंगे। बिल्कुल। आपने इस चीज को अना का मसला बना लिया और वो 25 रुपए देते देते जो है ना, आप कहां पर आप आ गए हैं? आप 125 रुपए की परेशानियों में आ गए। आज जब वो खर्च करते हैं तो वो 100 रुपए की बात पीछे रह जाएगी, अब आपको 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि आपने मामला बहुत जमा कर लिया है। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि ये हालात जल्दी बेहतर हो जाएं, क्योंकि हमारे शहर की तो लोग मिसालें देते थे सफाई की, और आज हालात क्या है जी? अब बागों का शहर नहीं है, अब तो कूड़ों का शहर है, कचरा कुंडियों का शहर है। कराची वाले भी हम पे हंसते हैं, ऑलरेडी हम कराची में मिसालें देते थे, बिल्कुल ऐसे ही कचरा कुंडी बन गया। अब कराची वाले कहते हैं जी पहले लाहौर कचरा कुंडी बन गया। लेकिन अब हम दुआ गो ही हैं कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए। अगली खबर की तरफ जाते हैं। इंसेंटिव अलाउंस के नाम पर सीनियर अफसरान की तनख्वाहों में 150% इजाफा जो है वो किया गया है। अब ये इजाफा किया गया है, नवाजा जा रहा है, क्यों नवाजा जा रहा है, ये चीजें तो समझ से बाहर है। क्या कहेंगे दुर्रे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लाहौर की तरक्की और जरूरी कामों के लिए पैसे नहीं देने, ठीक है ना। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि अंदरून शहर के लोग मर रहे हैं, शेरावाला गेट के लोग परेशान हैं, वहां पे गुजरा नहीं जा रहा। एक मोरिया पुल जो है वो 2 साल हो गए नहीं बन रहा। चले जाएं तो 2 घंटे आप ट्रैफिक में स्टक हैं। उनको ये नहीं है, उनको ये जी हमें क्या मिल रहा है जी, हमें दे दें आप सब कुछ, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, हमें अलाउंसेस दे दें, हमें अलाउंसेस के अलाउंसेस नाम पे, मैं KLDA के अफसर नाम नहीं लेना चाहता, उसके अलाउंसेस मिला मिलू के जो है ना 3-4 लाख तनख्वाह बढ़ गई है।
और शायद चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा तनख्वाह जनाब ले चुके हैं कि पंजाब के सूबे को जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होगी जितनी उस एक अफसर ने अलाउंसेस ले लेके तनख्वाह ले ली है। ये तो लोगों के रवैये हैं, ये हालात हैं, और हम लोग जितनी भी खबरें हाईलाइट करते हैं उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। वो कहते हैं कि बस एक नया बहाना बनाओ, एक नया अलाउंस लो, चाहे वो प्रोजेक्ट है चाहे वो कुछ है, वो अलाउंस हमें मिलना अच्छा चाहिए। ये अलाउंस पास कौन करता है? जब अलाउंसेस पास होते हैं कि फला मद में इतने पैसे दिए जाएंगे इतने, क्या कोई पूछने वाला नहीं होता? क्या उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? पूरी कैबिनेट के अंदर ये डिस्कशन होती है, कैबिनेट में इस चीज़ को ले जाया जाता है। समहाउ किसी वक्त वज़ीर आला खुद चेयर करते हैं, किसी वक्त बाकी कैबिनेट कमेटी बैठ जाती है, सूबाई वजीर आपके दिगर चेयर कर लेते हैं, लॉ वाले चेयर कर लेते हैं, लेकिन कोई इस पे इस तरह से जोर नहीं देता कि भाई किस चीज़ का अलाउंस, आपको ऑलरेडी इतनी तनख्वाही मिल रही है, आपको फ्यूल मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है, आपको यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है, अगर डेपुटेशन में जाते हैं डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, अगर आपका कोई महंगाई है तो महंगाई अलाउंस, आप किसने अलाउंस, कोई मेरा ख्याल नाम नहीं रहेगा जो अलाउंस ना मिल रहा। लेकिन क्या होता है कि कल को जब वुज़रा भी क्लेम करते हैं अमाम फैसिलिटीज को तो यही ब्यूरोक्रेसी हर्डल डालती है, और ये वाइस वर्सा ब्लैक मिलेंगे कि अगर मैं आपके अलाउंस रोकूंगा तो कल को मुझे भी अलाउंस नहीं मिलेंगे। इसलिए कैबिनेट कमेटी में बहुत से लोग खामोश रहते हैं, दिल से वो चाहते हैं कि ये अलाउंस नहीं बनता, लेकिन वो कहते हैं यार हम बोलेंगे तो फिर हमारे भी जो वुज़रा की फौज जफर मौज है उनके अलाउंस, यानी हर कोई अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आने वाला वक्त जो है वो बेहतर किस तरह से बनाया जाता है ये प्लान किया जाता है। खैर, लाहौरियों के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आना है तो हमने ये डिस्कस करना है। बागों के शहर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये बागों के शहर के बागों के हालात ये हैं कि जहां कहीं हमें झूले, सब्ज, हर जगह हरियाली नजर आती थी, सब्जा नजर आता था, वहां लोग जो अपने बच्चों को वीकेंड्स पे लेके जाते थे झूले लेने के लिए या फिर अच्छी खूबसूरत जगह का नज़ारा देखने के लिए, वहां पे हालात क्या हैं? झूले खराब हैं, हर तरफ गंदगी है, और कहीं पर भी आपको ऐसी जगह नजर नहीं आ रही है बागों में जो बाइस से अट्रैक्शन बने, जहां आप अपने लोगों बच्चों को लेकर जा सके। ऐसा क्यों है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और शहर में मैं तो अब यही कहूंगी कि कुछ गिने चुने पार्क्स हैं और इनके हालात क्या हैं कि यहाँ पर झूले टूटे हुए हैं, लाइट्स खराब हैं, और इसके साथ साथ कोई सहूलियात नहीं है, यानी कि सहूलियात का फुकदान है। तो दुर्रे नायाब लोग क्यों जाएं अपने बच्चों को यहाँ लेकर? आपको ये कहना चाहिए था कि लाहौर शहर में गिने चुने पार्क ही रह गए हैं जहाँ पे बंदा जा सकता है। ठीक है, लाहौर शहर में छोटे बड़े पार्क बना के 812 पार्क हैं। अच्छा। 812 पार्क। तो इनमें से कितने पार्क्स ऐसे हैं जहां पर कोई जा सकता जो पीएचए के रिकॉर्ड में है? ठीक है जी, उसमें अंदर छोटे पार्क्स भी हैं, बड़े भी हैं, ए बी सी डी कैटेगरी तक पार्क में है, लेकिन 3 या 4 पार्क ऐसे हैं जिसके अंदर लोग जा सकते हैं। रेस कोर्स पार्क, बिल्कुल, गुलशन इकबाल पार्क, बागे जिना, ग्रेटर इकबाल पार्क। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप किस पार्क में जा सकते हैं? मैं नियरेस्ट आप अपने घर के किसी पार्क में जाने का सोच भी नहीं सकते। मैं ये लाल शहबाज के अंदर अंडरपास था, यकीन करें जब रिपोर्टिंग के लिए वहां पे रोज डेली जाता था तो मैंने करशी पार्क की हालत देखी, और वो इतना खौफनाक पार्क है, हो चुका है, हालांकि बहुत खूबसूरत पार्क है, घना पार्क है, लेकिन ना वहां से पत्ते उठाए जाते हैं, ना वहां से जो टहनियां या जो दरख्तों से झाड़ कांट होता है वो उठाया जाता है। इतनी ज्यादा तय जम चुकी है वहां पे कि वहां पे आप वॉक नहीं कर सकते। इसी तरह आप गालिब मार्केट के अंदर जो पार्क है, मार्केट के अंदर आप उसकी हालत देख लें, आप परेशान हो जाएंगी। आप तो आजकल तो वहां पे आपको कूड़ा के ढेर मिलेंगे गालिब मार्केट के अंदर। उसके बाद आप जिस पार्क का नाम ले लें, आप टाउनशिप के पार्क देख लें, आप चाइना स्कीम के बहुत बड़े पार्क हैं। अगर आप चले जाएं बाहर एक मोरियापुल की साइड पे जितने भी पार्क्स हैं, बड़े खूबसूरत हालात। जिस चीज का क्रेडिट शहबाज साहब की गवर्नमेंट को जाता है वो जाना चाहिए। पार्कों का और लाहौर शहर की खूबसूरती में जितना फोकस था उस गवर्नमेंट में, और पीएचए ने जितना काम दाता दरबार वाली रोड से जैसे ही आप आगे हैं वहां पर पार्क कितना खूबसूरत बनाया गया था। देखा लेफ्ट साइड पे कितना खूबसूरत पार्क होता था। इसी तरह शेर वाला गेट उसके ऑपोजिट टक्साली वाली साइड पे चले, कितना खूबसूरत पार्क बनाया गया था। ये 2 पार्क तो ऐसे तोहफे थे कि जो वॉल्ट सिटी के अंदर रहने वालों के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका था, वो बाहर निकलते थे, बैठते थे। लेकिन अब लाहौर शहर के अंदर हालत ये है कि पार्क तो साफ रखना दूर की बात, ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई घास काटने वाला है। जो झूले, जो ओपन जिम की फैसिलिटीज दी गई थी PMLN की गवर्नमेंट में, वो तमाम तर ख़राब हो चुकी हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ख़ास तौर पे आपके जो झूलों का या बच्चों के लिए स्लाइड्स का, सीसॉस का, अगर इस पे मेहनत ना करें, इनकी सफाई सुथराई ना करें, ये खराब हो जाता है। और फूल और घास पौधे तो ऐसे हैं, उनकी डेली अगर आप केयर ना करें बच्चों की तरह
तो वो मुरझा जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि पीएचए जैसा महकमा जिसने पूरे लाहौर शहर को उठा रखा था, सजा रखा था, एक साल की मेहनत अगले साल पे उनकी नजर आती थी, अब तो कई कई साल सर जवाब उनके पास भी यही है कि पहली गवर्नमेंट ने इतने कर्जे लिए, अभी तक वो कर्जे ही उतार रहे हैं, वो जंगलात की तरफ जा रहे हैं, वो जो है वो हरा भरा जो है। आपको मैं ये लाहौर एक बना और रहे साइड हैं। दिखा देता हूँ कि गरीब लोग जो शादी हॉल बुक नहीं करा सकते थे, अब तो कोरोना की वजह है ना, उसको तो आप एक साइड पे करते हैं। पाठकों की फीस जो थी वो 5-6 हजार रुपए महज थी। इस गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने वो फीस 35,000 रुपए से 30,000 25,000 की ब्रैकेट में ले आए हैं एक पार्क में। और शादी के फंक्शन जो है आप जुमा हफ्ता इतवार देखें तो कोई बमुश्किल ऐसा पार्क होगा ना होता हो। सही कह रहे हैं। अगर 30 35 40 हजार 3 दिन का मैं आपको निकाल दूं, 1 लाख रुपए एक हफ्ते के कमाता है एक पार्क, अगर वो भी आप उस पर नहीं लगा सकते तो मुझे ये बताएं कि कौन सा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आप करेंगे। आपकी हालत ये है कि कल 43 करोड़ रुपए सरकार ने आपको पीएचए को दिए हैं कि जाएं आप तनख्वाहें दे दें, आप पे वो खर्च भी नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे अखराजात हैं वो भी चले आपको। आप एडवर्टाइजिंग से इतना कमा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में इतना छुपा रहे हैं जेबें भरने के लिए कि वो भी आपको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 100 बोर्ड होते हैं, आप 150 करते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। कौन गिनेगा? आप और मैं नहीं गिन सकते बिल्कुल कि possible एक एक नहीं। खंबा गिनेगी जी 100 बोर्ड में 100 के पैसे ही आ रहे हैं। आपने इतने गैर कानूनी बोर्ड्स लगवा दिए कि डीजीपीएच अक्सर खुद परेशान बैठा, जो डीजी आता है वो 5-6 महीने बाद भाग जाता है। बिल्कुल 6 इस पीटीआई की गवर्नमेंट में डीजीपीएचए बदल गए, यही हालत आपकी लाहौर वेस्ट की है। तो क्या आप ऐसे इदारों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना काम करेंगे? जो मौसमी पनीरियां थी, मौसमी पौधे थे, वो तकरीबन अब खराब हो चुके हैं, कहीं पे परवरिश नहीं हो रही उनकी। होता ये था कि पीएचए अपनी नर्सरियों में इन पौधों को सारा साल बनाता था, उनकी पनीरियां, उनके बीज, उनके हर चीज़ को स्टोर करता था, काश्त करता था, और बाद में लाहौर शहर की अच्छी ग्रीन बेल्टों पे, सबर्ब्स पे, मेन रोड के साइड किनारियों पे लगाया था। अब आपने कितना को देख लिया? बिल्कुल ऐसे ही। आप तरजीहात ये है ना कि सिर्फ आपने पैसे बनाने हैं और शहर का अल्लाह ही हाफ़िज़। और एक माली के पास अगर पनीरियां, पौधे, बीज नहीं होगा तो वो कितना को मेंटेन कर लेगा? बिल्कुल। आप इसको ये भी एक्सपेक्ट कर लें, ठीक है वो आएगा, गोडी करेगा, 2-4 रंबे मारेगा, पानी। खैर इन सब चीजों का तो अल्लाह ही हाफिज है। हमारे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन अभी एक अहम खबर से आपको आगाह कर दे, गाजी रोड से खबर है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन बारहा हम ये टर्म सुनते हैं कि टैक्स कल्चर को आम करने की ज़रूरत है। किस तरह से ज़रूरत है, किसने आम करना है, आया ये पेचीदा है या फिर हम इसको पेचीदा बना रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई गई हैं लेकिन टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ सका है। मौजूदा हुकूमत ने भी एफबीआर में कुछ रिफॉर्म्स की, ताहम टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय फाइलर्स की तादाद हमने इस दफ़ा देखी कंपैरेटिवली कम रही। वजूहात इसकी क्या हैं? शहरियों को टैक्स निज़ाम पर एतमाद नहीं, या फिर निज़ाम इतना पेचीदा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा? इसको आसान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों का एतमाद बहाल किया जाए, उनके लिए इस निज़ाम को आसान बनाया जाए, तभी आप अपने मौजूदा हदफ जो है वो भी पूरे कर सकते हैं। अदरवाइज ये सूरत हाल इस तरह से रहेगी। अब इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह शहरियों के लिए इसको आसान बनाया जा सकता है। वो जो एक डर है कि अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देंगे तो कुछ छुपा नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी, तो असल हकीकत इसकी क्या है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं। फरहान शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो मौजूदा हमने अहदाफ देखे, जिस तरह से जो टारगेट रखा गया था वो अचीव ही नहीं हो सका, बल्कि बहुत कम तादाद रही इस दफ़ा पायलट्स की। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? ये उन मसाइल में से एक मसला है जो हमारा बहसियत कौम, हमें कभी भी इस पे ना ही एजुकेट किया गया, ना ही हमने कभी इसको समझने की कोशिश की। इसमें जहाँ गलतियाँ, कोताहियाँ आवाम की तरफ से है, पब्लिक की तरफ से है, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो कि आसान नहीं होते। मुझे खुद ये लगता है कि सिस्टम इसका रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है। ऑब्वियसली, क्योंकि हमें जब तक इसमें एजुकेट नहीं किया गया और इतने मुश्किल कवानीन जो कि आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कानून हमेशा ही मुश्किल होता है, आसान कभी भी नहीं हुआ, लेकिन उसको एजुकेट करना, फैसिलिटेट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। समझाना, लोगों को बताना उसका मकसद क्या है। ये एफबीआर जो इदारा है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करे, मुख्तलिफ मौके पे फैसिलिटेट करे और इसको सेक्टर वाइज डेवलप किया जाए।
सैलरीड पर्सन तो एक क्लास है। एग्री करते हैं, ना तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना तो एजुकेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। किसी भी फोरम पे इसको एजुकेट भी नहीं किया जाता, फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता, सिर्फ हमारी आवाम पे फोर्स किया जाता है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आपने टैक्स पे करना है। जब तक उन्हें ये शऊर नहीं आएगा कि हमने टैक्स क्यों पे करना है, इसकी और उससे उनको फायदा क्या है, और उसकी एक वजह हमारी साबका जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी नाअहलियाँ भी आती हैं, उनके एक्सपेंसेस भी आते हैं बेवजह और बिला वजह, मुख्तलिफ जगहों पे उनके अखराजात भी हैं कि हमारी जो इनकम से टैक्स डिडक्ट किया जाता है, जनरल पब्लिक को, टैक्स पेयर को ये श्योर नहीं है कि वो किसी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये भी उसमें एक फैक्टर में शामिल की जाती है कि जब उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि मेरी इनकम मिसयूज़ नहीं होगी, करप्शन में नहीं जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं जाएगी, यहाँ से बाहर जाके यूके, यूएसए, दुबई और बाहर के ममालिक में मेरी इनकम को नहीं मिसयूज़ किया जाएगा, तब तक आवाम की भी टैक्स पे करने की तरफ ये राग़ब नहीं हो सके। तो इसमें हमारे हुक्मरान भी शामिल हैं, हमारा FBR का इदारा भी शामिल है, हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज, पॉलिसीज़ और सेक्टर वाइज स्टडी ना होना, और हम खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा होते हुए। सही, अब ये तो वो तमाम पेचीदगियां हैं, वो तमाम वजूहात हैं जो कि आपने बता दी। मुझे बताएं अब किस तरह से हम इसको आसान बना सकते हैं। अब किसी को स्टेप भी तो लेना है, इसकी तरफ आगे भी तो बढ़ना है, कदम बढ़ाना है। ऑब्वियसली सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइलर की तादाद बढ़ाने से आप टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते। 22 करोड़ आवाम में से अगर इस मरतबा भी 3 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो इसे हम गवर्नमेंट की अचीवमेंट या सक्सेस नहीं समझते। लोगों ने सिर्फ डरते हुए अपने आप को फाइलर कर लिया, 1000 रुपए के चालान को जमा करवाया और अल्टीमेटली वो इस टैक्स नेट में शामिल हो गए, लेकिन उनके अंदर ये आगाही नहीं आ सकी, ये एजुकेट नहीं हो सका कि हमने टैक्स क्यों जमा करवाना, टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी है। इसमें मैं सबसे आसान आपको जो तरीका होगा मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ, कि आप सेक्टर वाइज स्टडी, सैलरीड क्लास एक है, बिजनेस क्लास एक है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम आपकी एक जगह पे है, फॉरेन इनकम आपकी एक जगह पे है, एग्रीकल्चरल इनकम के आपके एक जगह पे है। तो सेक्टर वाइज स्टडी को आप पॉजिटिव बनाएं, सैलरीड क्लास को आप एग्जेम्पशंस दें, आपके जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, जो आपको इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाए। और इसके अलावा जो लोकल बिजनेसमैन है, जो नया इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में लगा रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जाए। एक इदारे में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो अंदाज़ा करें उसके बाद उस इदारे में उस टैक्स पेयर के साथ क्या किया जाता होगा। बिल्कुल सही। तो ये तमाम मसाइल की वजह से टैक्स पेयर टैक्स नेट में तो बहुत दूर है, वो इसकी तरफ सोचता भी नहीं। वो कहता है मैं डबल टैक्स पे कर लूँगा, नॉन फाइलर रह लूँगा, स्मगलिंग की चीज़ें यूज़ कर लूँगा और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर दूँगा, लेकिन मैं खुद को अपने टैक्स नेट में शामिल करने को तैयार नहीं हूँ। आप इससे अंदाज़ा करें कि 1% भी तादाद हमारे मुल्क की नहीं बनती जो कि फाइलर की तरफ आज तक शामिल हो सकी हो। सही। अब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अभी हमने देखा डेट गुजर गई, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने रिटर्न्स ही फाइल नहीं कराए। ये रिटर्न फाइल कराना क्या बहुत मुश्किल है? इसका तरीकाकार क्या होता है? क्योंकि लोग ऑब्वियसली सब मसरूफियात में इतने मसरूफ हो जाते हैं अपने रोज़मर्रा कामों में कि एक तो उनको पता ही नहीं कि किस तरह से फाइल कराई जानी है, दूसरा फिर वो टाइम गुजर जाता है और उसको एक बहुत लंबा काम समझ के आप वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें भी हमारे ये इस गवर्नमेंट के 2.5 साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने लोगों को टाइमली रिटर्न फॉर्म नहीं दिया, रिटर्न फॉर्म को सिंप्लीफाई नहीं किया, अपने सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया। अब इसका तो कम से कम ये इल्ज़ाम साबका गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। जो रिटर्न फॉर्म मई और जून में आनी चाहिए वो ये लोग सितंबर में इशू करते हैं, जबकि लास्ट डेट 30 सितंबर होती है और 8 या 10 सितंबर को वो रिटर्न फॉर्म दिया जाता है। हमें खुद ही एक काम देर से करने की आदत डाली जा रही है, तो हम उसको टाइम पे कहाँ करेंगे? हम पहले टाइम वाला काम टाइम पे नहीं करते, तो अल्टीमेटली ये देर वाला काम हमने टाइम पे कहाँ करना है। फिर सडनली उनके ऊपर एक फोर्स डाल दी जाती है कि आपने कल से इस रोड पे नहीं जाना, ये रोड आपके लिए क्लोज हो गया। जब तक उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि अगले हफ्ते में इस रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट वे आउट देख लें, ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद हो और आप उसको अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ भी गवर्नमेंट एक सडनली फोर्स करती है कि 8 दिसंबर लास्ट डेट है। लोगों ने रिटर्न फाइल करने का जहन भी बनाया था। कोरोना ने बिजनेस को इफेक्ट किया हुआ था,
फाइलर की तरफ आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आपका सिस्टम आपका कंपैटिबल नहीं है, लोग ऑनलाइन की तरफ अभी अवेयर नहीं हुए, लेकिन यकदम यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग और मैनुअल फाइलिंग को क्लोज कर देना और लोगों को उसमें फैसिलिटेट ना करना। और एफवीआर के ऑफिस तो लोग जाने से डरते हैं कि मैं अगर गलती से वहाँ कोई बात पूछने चला गया तो वहाँ मुझे वो बिठा लेंगे और मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकूंगा। आप ये इमेजिन करें कि इतना बड़ा इदारा है हमारे पूरे पाकिस्तान का और उसकी हेल्पलाइन कभी भी फैसिलिटेटिंग नहीं हुई, कभी भी वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाती। अब हालात ये होंगे तो फिर लोगों का एतमाद कैसे रहेगा अल्टीमेटली? और आप इसको डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं करते? एफवीआर आपने मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद है, आप लोकल आरटीओज आपने यहाँ बना दिए, उनको इंचार्ज दें, उनको आप ये सोर्सिंग दें, उनको अथॉरिटी दें कि वो यहाँ के मसाइल यहाँ पे हल कर सकें। एक चेंज ऑफ एड्रेस है, एक चेंज ऑफ नेम है, जिसके लिए आप हर एप्लीकेशन इस्लामाबाद फॉरवर्ड करते हैं, हर एप्लीकेशन को आपने वेरीफाई करना है। तो आप अपना प्रोसेस, अपना सिस्टम वो बेहतर करें, ना कि तमाम लोग वहाँ पे बैठ के ऑफिसेज में लोगों को एक थ्रेटनिंग वे में मिलते हैं। पहली बात, उन तक मिलना, उन तक पहुँचना ही एक आम जनरल पब्लिक के लिए अजाब है। ऐसा क्यों है? ये हर जगह पर हमें यही कल्चर नजर आता है कि आम पब्लिक की रसाई हर जगह नामुमकिन बना दी जाती है। यानी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पब्लिक ऑफिस में पब्लिक नहीं जा सकती, पब्लिक जाने से डरती है। आप उसको कचहरी ले लें, आप उसको थाना ले लें, आप उसको एफवीआर का ऑफिस ले लें, आप उसे सीएम सेक्रेटेरियल ले लें, पीएम सेक्रेटेरियल ले लें, लॉ ऑफिसर्स ले लें, आपका कोई भी जगह है जहाँ पे लोग फैसिलिटेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप इन रवैयों का खात्मा करेंगे तो आप चीजों को आसान बनाएंगे। तो इसमें लोगों को आपको एजुकेट करना होगा, उन्हें फैसिलिटेट करना होगा। आप क्यों नहीं उन्हें घर बैठे ऑनलाइन एक्सेस देते? पूरी दुनिया में यही चीज़ की जाती, यही सिस्टम होता है। और वहाँ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फॉरेन कंट्रीज़ में पिछले 30 साल से रिटर्न का फॉर्म नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे हर साल एक रिटर्न का नया परफॉर्मा ऐड कर दिया जाता है, पुराने डिलीट कर दिए जाते हैं और अपने पसंद और नापसंद की चीज़ों को उसमें प्लस माइनस किया जाता है। इस दफ़ा हमारे इस मुल्क का अलमिया है कि रिटर्न फॉर्म बनाने के लिए हमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी, जो कि चलें शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर वो भी लोगों के लिए सिंप्लीफाई अरेंज कर दे। आप उसको सेक्टर वाइज सैलरीड को अलहदा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई तो रहने दें। उसकी वेल्थ स्टेटमेंट है वो आपने अलहदा कर दी, फिर आपने अगर उसकी रिवीजन में जाना है तो वो भी आपने लोगों पे बाइंडिंग कर दी कि आप 60 दिन के अंदर कर लें, वरना उसके बाद आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। कमिश्नर तो दूर की बात है, उस ऑफिस में जाते हुए लोग किसी इंस्पेक्टर को मिलने से डरते हैं। बिल्कुल, तो फिर आप किस तरह से कहें कि लोग इन चीजों को समझेंगे और फिर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराने के लिए आएंगे? लेकिन मुझे अब आपसे पूछना ये है कि इफ मैं अगर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करती हूँ तो मुझे इसका फायदा क्या होगा, अगर नहीं करती तो मुझे इसका नुकसान क्या होगा? नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। फरहान साहब, मुझे ये बताएगा कि अगर मैं अपनी रिटर्न्स टाइमली जमा करा रही हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा क्या है, और इन केस अगर मैं नहीं करा रही तो इसका नुकसान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो बीइंग एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी ये जिम्मेदारी है, इखलाकी भी, मुआशी भी, और किसी भी मुल्क का रेवेन्यू, उसकी बैकबोन, उसका टैक्स इनकम होता है। तो यहाँ हमें इसलिए उसको फाइल करना बीइंग एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले ज़रूरी है। और मैं ये बाकी अपनी तमाम जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग ज़रूर करें, इन टाइम करें और प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर एसेट्स करें। इसका फ़ायदा हमें दूसरा फाइलर के तौर पे भी है, हमारी जो टैक्स विद होल्डिंग है वो आपके रेगुलर रेट्स पे होती है। अदरवाइज़ नॉन फाइलर के लिए आप डबल टैक्सेशन में फॉल करते हैं। लेटर ऑन आपके कुछ जो एसेट्स हैं वो आपने अगर फाइलिंग कर दी है तो वो आपके डिक्लेयर्ड और वाइड सोर्स के साथ अवेलेबल होंगे। अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट उनकी प्रोसीडिंग कर सकता है कि वो आपने डिक्लेयर्ड नहीं की है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो आपको मिनिमम 40,000 पेनल्टी और ये एक्सीड करते हुए वेल्थ स्टेटमेंट के साथ 120,000 मोर आपको चार्ज की जा सकती है आपके ख़िलाफ़। और आप नॉन फाइलर रहेंगे तो आपके मोबाइल पे, आपके बैंक अकाउंट पे, आपके टोकन टैक्स पे, आपके ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन होती है, बच्चों की एजुकेशन फ़ीस है, आपका अगर कोई फंक्शन है, कहीं भी कोई विद होल्डिंग हो रही है, यूटिलिटी बिल्स हैं, तो आप वहाँ पे डबल टैक्स पे करेंगे। जिन लोगों ने सेविंग सर्टिफिकेट्स में, जिन लोगों के प्राइस बॉन्ड्स हैं,
कमीशन है, कोई भी इनकम है, तो वहाँ पे अगर आपका टैक्स रेट नॉर्मल में फाइलर के लिए 10% है तो वो नॉन फाइलर के लिए 20% कंसिडर किया जाता है, डबल हो जाता है जी। और नॉन फाइलर का ये भी सबसे बड़ा नुकसान कि आप कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ भी आपको 1% की बजाय 2% है, टोकन टैक्स में वही चीज़ आपकी डबल है, और आपसे सोर्स भी पूछा जाता है, आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता अगर आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं। तो अब जबकि हर शख्स ये समझता है कि मैं एनटीएन लूँगा, मैं ऑनलाइन इनरोल होऊंगा तो शायद मुझे पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर शख्स अपने CNIC पे इनरोल हो चुका है। ये लॉ में जब अमेंडमेंट सेक्शन 181 में आई थी तो उस वक़्त से हर शख्स जो कि CNIC होल्डर है वो कानून की नज़र में फाइलिंग उस पर बाइंडिंग है। इवन आपका कोई भी शख्स जो 18 साल का है तो वो अपनी रिटर्न फाइल करे, चाहे उसकी कोई इनकम है या नहीं है। हम में एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि मैंने इनकम अर्न नहीं कर रहा तो मैंने रिटर्न नहीं फाइल करनी। जी बिल्कुल। दूसरी मिसकंसेप्शन ये भी है कि मैंने अपना टैक्स विदहेल्ड करवा दिया है तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं करनी। रिटर्न फाइलिंग हमारे ऊपर उसी तरह बाइंडिंग है जैसे एक इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए। अगर जैसे कि आपने कहा हर 18 साल के शख्स को चाहिए कि वो रिटर्न फाइल करे, अगर कोई जॉब कर ही नहीं रहा, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ही नहीं है, तो वो रिटर्न किस तरह से फाइल करेगा? तब भी उसने नील रिटर्न फाइल करनी है, ये शो करते हुए ही इज अ डिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स। सही। उसके एक्सपेंसेस उसके पेरेंट्स पे कर रहे हैं या उसको बाहर से कोई इनकम आ रही है, कोई उसका रिलेटिव है, उसको डोनेशन आ रहा है, इवन कहीं चैरिटी भी आ रही है, तो रिटर्न फाइलिंग उस पर बाइंडिंग है। लेकिन हम क्योंकि ये समझते हैं कि मेरी क्योंकि कोई इनकम नहीं है या मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो ये हमारी सेल्फ प्रिजम्पशंस हैं। और इसमें जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि डिपार्टमेंट ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि आपको, मुझे और दूसरे तमाम जो हमारी जनरल पब्लिक है उसको एजुकेट किया जाए कि किसने रिटर्न फाइल करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है। आखिरी दिनों में आके अखबार में एक ऐड दे देना, टीवी पे न्यूज़ दे देना कि आखिरी 3 दिन रह गए हैं, वो काफी नहीं है। फिर उससे बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। फरहान साहब, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छे खासे वो पैसे कमा रहे हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है? उनके लिए जब भी कानून हरकत में आएगा और उनके वो एसेट, उनका बिजनेस जब भी प्रॉब हुआ, जब भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो उनके खिलाफ अच्छा ऐसी कोई मिसालें भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, लॉ में मौजूद हैं। और अब रेगुलर बेसिस पे, जैसे रिसेंटली उन्होंने 2 मिलियन पे पर्सनस को नोटिस जारी किए जिन्होंने पिछले सालों में प्रॉपर्टी परचेज की या सेल की, तो उन तमाम को अब नोटिस जब इशू किए गए तो उसके बाद वो प्रोसीडिंग और वो तमाम काम, वो कानून हरकत में आया और अब वो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोग्रेस क्या होती है, कहाँ तक वो सक्सेसफुल होती है, ये तो FBR का इदारा इनकी पॉलिसीज ही बताएंगी। लेकिन इस वक्त ये ज़रूर है कि FBR का इदारा एक्शन में ज़रूर है, वो चाहे स्मगलर्स हों, वो चाहे नॉन फाइलर्स हों, नॉन टैक्स पेयर्स हों, तो इसके खिलाफ उन्होंने इनिशिएट किया है, क्रैकडाउन भी शुरू किया है और अल्टीमेटली अब आगे चलते हुए वो नॉन फाइलर के खिलाफ भी ये पेनल्टी प्रोसीडिंग भी उन्होंने साथ साथ इनिशिएट कर दी है, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना हार्श अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप भी समझते हैं जब तक कानून सख्त नहीं होता लोगों में अवेयरनेस नहीं आती है। हम मोटरवे पे जाके सीट बेल्ट लगा लेते हैं लेकिन विद इन सिटी हमारी आदत नहीं बन सकी, तो इसलिए हम वहां पे ओवर स्पीडिंग कंट्रोल करते हैं जहां पे हमें फाइन का डर है। वहां पे हम ओवर स्पीडिंग कंट्रोल नहीं करते जहां पे हमें डर नहीं है। डर जरूर पैदा करें लेकिन रेगुलेशन बनाए जाएं, उन पे फाइन्स इंप्लीमेंट किए जाए, कवानीन बनाए जाएं, तभी लोग इसके पाबंद होंगे, अदरवाइज जी डर जरूर रखा जाए। लेकिन मैं कहता हूं पब्लिक को अवेयरनेस भी दें, पब्लिक को प्रॉपर टाइम दें, आप सेक्टर वाइज उन्हें ये रियलाइज करवाएं कि मैंने 2.5 साल में आपके लिए ये पॉजिटिव काम किया, आप मुझे टैक्स पे करें, मैं टैक्स नेट में आपकी चीज़ें पॉजिटिव कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और ये नीचे रूट तक आते आते आपका कंसर्न जो DC है, AC या असिस्टेंट कमिश्नर है, उन तक ये लोगों को पहुंचाना ज़रूरी है। वो मैसेज आप चाहे पम्फलेट की सूरत में दें, अब मोबाइल हर एक के पास है,
आपके पास जब 12 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। अच्छा, तो मोबाइल फ़ोन की तरफ आप आए हैं तो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी बात करनी है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, अभी आपको गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फरहान साहब, ऑनलाइन भी आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अब हम आसानी की बात कर रहे हैं, ये मुश्किल नहीं है क्या? ऑनलाइन अगर हम मेन सिटीज़ की बात करें, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंटरनेट, आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन भी एंड्रॉयड अच्छा किसी के पास मौजूद है। अगर हम स्पेशली लाहौर की बात करें, यहाँ तो हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। हमने शायद फेसबुक और व्हाट्सएप को सिर्फ और सिर्फ चैटिंग के लिए और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर लिया है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इसकी मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन वो सैलरीड पर्सन के लिए सिर्फ अभी तक इनकॉर्पोरेटेड है, और उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत बेहतर कोशिश की है इस्तेमाल करने की। अदरवाइज़ आपकी रिटर्न फाइलिंग आप कंप्यूटर या लैपटॉप कर आप मोबाइल पे भी सकते हैं, लेकिन आम जनरल पब्लिक के लिए वो इजी नहीं है टास्क। सही। वो अगर आम कंसल्टेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इट्स अ टाइम टेकिंग। तो अल्टीमेटली जनरल पब्लिक के लिए अपनी रिटर्न खुद बनाना एक मुश्किल और अलमिया है, इसलिए भी वो इस चीज़ से दूर भागते हैं। जब तक आप उन्हें एक इजी एक्सेस नहीं देंगे, आप इजी फाइलिंग नहीं देंगे कि आपकी ये रिटर्न है, आपकी ये इनकम है, आपके ये एसेट्स हैं, तब तक ये जनरल पब्लिक, ये टैक्स पेयर इस टैक्स फाइलिंग से दूर भागते रहेंगे। आप इन्हें फैसिलिटेट करें, इन्हें अगले 5 साल के लिए एतमाद दिलाएं कि ये आपके मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं। ये बनते हैं, मौजूद हैं, लेकिन इनको जब आप अवेयरनेस दें, इन्हें आप फैसिलिटेशन दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें कोई जुर्म की तरगीब दें, आप उन्हें नॉन फाइलिंग की तरगीब दें, आप उन्हें हर चीज़ से इम्यून कर दें। देखें, एक्शन कब लिया जाता है? जब जुर्म हो चुका होता है। सही। जब आपकी माल स्मगलिंग से शुरू हुआ है और वो मार्केट तक पहुंचा है, व्यापारी आगे बेच रहा है, उस वक्त कानून हरकत में आ रहा है। जहां से स्मगलिंग हो रही है वहां क्यों नहीं रोकते? बिल्कुल। वहां क्यों नहीं चीज़ों को बंद करते? तो इसी तरह आप इन लोगों को चार्ज करने से पहले, इनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले आप इसकी रूट कॉज को क्लोज करें, आप इसके मेन रिटर्न फॉर्म को इजी करें, तो ही लोग रिटर्न फाइलिंग की तरफ आएंगे। बिल्कुल, जब तक इन चीजों को आसान नहीं बनाया जाता, टैक्स कल्चर को आप आम नहीं कर सकते। लोगों को समझाना, लोगों को इस बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन जरिया समझा जाता था व्हाट्सएप को, जो हर घर में मेरे ख्याल से अगर 5-6 मोबाइल फ़ोन हैं, तो अब मैंने तो ये कल्चर भी आम देख लिया था कि दूसरे कमरे में बैठे या फिर आप नीचे वाले पोर्शन में बैठे हैं तो आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर है तो आप वीडियो चैट पे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से कुछ चेंजिंग की बाज़गश्त हमने सुनी, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने डिसाइड ये कर लिया कि वो अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले नहीं। यानी लोग प्राइवेसी से रिलेटेड इतने ज़्यादा परेशान होकर रह गए हैं कि उन्होंने फैसला ये कर लिया कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कम्युनिकेशन की सबसे बेहतरीन जो एप्लीकेशन समझी जाती थी व्हाट्सएप, उसका इस्तेमाल अब कम होता नजर आ रहा है और लोग ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से सारिफीन अपसेट हैं। पैगाम रेसानी के लिए गैर मारूफ मुतबादिल एप्लीकेशन अब मकबूल होने लगी हैं, लोग उनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। पैगाम रिसानी की मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की इजारादारी अब खतरे में पड़ गई है। आपको यह भी मैं बताती चलूं कि 5 रोज के दौरान दुनिया भर में सिग्नल ऐप को 75 लाख मरतबा डाउनलोड किया गया है। चूंकि अब उस तरह से लोग प्राइवेसी सिक्योरिटी की वजह से इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो मुतबादिल जराए की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। सिग्नल ऐप एंड्रॉइड iOS दोनों सारिफीन के लिए दस्तयाब है। इस पर की जाने वाली चैट के सारिफीन स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं।
जबकि ये सारिफिन का जाती डाटा भी जमा नहीं करती। दुनिया के नए अमीर तरीन शख्स और CEO एलोन मस्क ने भी अपने ट्विटर फॉलोअर्स को सिग्नल ऐप के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया है, यानी जो सेफ, सिक्योर और प्राइवेसी के लिहाज से बेहतरीन एप्लीकेशन है, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन टेलीग्राम है, जिसे 4 रोज में 56 लाख मरतबा डाउनलोड किया गया है। टेलीग्राम पर खुफिया चैट का एक अलग फीचर भी मौजूद है। यह एप्लीकेशन सारिफिन को मोबाइल नंबर छुपाने का ऑप्शन भी देती है, यानी लोग जो कि परेशान थे कि अब अगर व्हाट्सएप वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो वो कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतबादिल लोग जो हैं वो अब जराए की तरफ जाने लगे हैं। ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लिहाजा मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद हमें कम होता नजर आने लगा है। तो ये जो भी एप्लीकेशन है ये आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपके पास होगा मोबाइल फोन। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास है मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो मैं आपको बता देती हूं कौन सा मोबाइल आप किस कीमत पर खरीद सकते हैं। ओप्पो रेनो मोबाइल है और इसकी प्राइस है 69,999 रुपीज। ओप्पो F11 Pro मोबाइल 54,999 रुपीज इसके प्राइस है। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो A92 मोबाइल 39,999 रुपीज। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो A52 मोबाइल 34,999 रुपए। मोबाइल रेट्स तो आपने जान लिए हैं और मेरे पीछे भी पैनल पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है किसने कौन सा मोबाइल लेना है। तो बहुत सारे लोग ये प्लान करते हैं कि उनका मोबाइल जो है वो टाइम के लिहाज से अपडेट भी होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए। शौक जिन लोगों को होता है वो ये चीज़ें अपडेट भी करते रहते हैं। खैर, अब जिन लोगों को शॉपिंग का शौक है और वो कम पैसों में शॉपिंग करना चाहते हैं, उनको हम बताते हैं बचत कैसे होगी बचत बाजार में। जी, तो मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी हैं। ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ। अलकरम स्टूडियो अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जे डॉट, यहां पर अप टू 60% ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड है जी लेयर क्लब, अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं आज के भाव। मीट रेट्स है हमारे पास। सबसे पहले ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां से आप बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 450 रुपीज में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपीज पर केजी। मटन पर केजी 1150। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो। चिकन का रेट क्या है? सरकारी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 142 रुपए किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 206 रुपए किलो। फाइनली कीमतें सस्ती हुई हैं। इसके बाद जी अगर आप जा रहे हैं मार्केट तो एग रेट्स क्या हैं? सबसे पहले है रिटेल प्राइस 161 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से आप 2 रुपए बचत कर सकते हैं। 159 रुपीज में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 160 रुपए दर्जन में यहाँ पर आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।